हेलो गाइस, वेलकम टू चीवर्स एकेडमी। मैं निखिल गर्ग आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ, क्लास नंबर 2, जिसके अंदर आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, एक यूनिक और एक इंटरेस्टिंग वे में। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉपी पेन निकाल के बैठिए और अचीवर्स एकेडमी के इस चैनल पर निखिल सर के द्वारा फिजिक्स के पोर्शंस को एंजॉय कीजिए। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। उससे पहले, in our previous class number 1, we have discussed about reflection of light, mirrors, concave mirror, convex mirror, plane mirror, magnification, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे हमने, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करी, और एचटेट के अंदर आया हुआ उस टॉपिक से हमने क्वेश्चन भी किया बच्चों। तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर के अंदर एचटेट में क्वेश्चन रहा है। तो वो क्वेश्चन क्या रहा है, वो क्या आया था, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले थोड़ा बेस तो तैयार कर ले पांडे जी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन इन द प्रेजेंट क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब आपने यह जाना कि ये कोई भी, मेरे पास सपोज करो ग्लास की सरफेस है। इफ आई वांट टू मेक दिस ग्लास सरफेस एज ए मिरर, अगर मैं इसको मिरर बनाना चाहता हूं तो मैंने तरीका बताया था, आपको पता है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि इसके बैक साइड पॉलिश कर दो, ठीक है, तो आगे की साइड हो जाएगी शाइनिंग, आगे की साइड हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग। तो लाइट उस सरफेस से, उस मीडियम से जहां से आती है, रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जिस मीडियम से आती है और उस सरफेस के ऊपर टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि लाइट का किसी एक मीडियम में आना और किसी सरफेस के ऊपर टकराने के बाद उसी मीडियम में चले जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, आपको रिफ्रैक्शन में क्या देखने को मिलेगा बच्चा लोग, आपको मिलेगा कि सर लाइट अगर एक जगह से आ रही है, एक मीडियम में आ रही है, और जैसी किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट के साथ पांडे जी एक अजीबोगरीब घटना घटती है। अरे वो क्या घटती है आप बताओगे? सर बिल्कुल बताएंगे। लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही थी, जिस रास्ते पर आ रही थी, अपने मस्ती में आ रही थी, अपने मीडियम में, जैसे उसको कोई दूसरा मीडियम दिखा तो लाइट की डायरेक्शन तुरंत बदल जाती है। लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। लाइट अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है। तो लाइट की डायरेक्शन का चेंज हो जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो लाइट के रास्ते में जो बेंडिंग आती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक, आई थिंक आप सभी को यह चीज समझ में आ गई कि मैंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में जो फर्क समझाया। हाँ जी, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन के अंदर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दो अलग अलग मीडियम की बात करेंगे। लेकिन जब एक मीडियम की बात होती है तो दैट मीडियम इज होमोजीनियस है। जैसे लाइट एयर में है तो एयर में ही है तो वो होमोजीनियस है। अगर लाइट एयर से पानी में चली गई, एयर से वाटर में चली गई, जैसे सपोज करो कि मेरे हाथ में एक पानी का ग्लास है, एक वाटर ग्लास है मेरे हाथ में, और ऊपर तक भरा हुआ है। सपोज करो ये पानी का ग्लास और अपर लेयर तक भरा हुआ है। तो ऊपर से जब लाइट आएगी तो ऊपर अलग मीडियम है, जैसे पानी में जाएगी तो ऊपर से जब आ रही है एयर में, और पानी की जो अपर वाली लेयर है, जो ऊपर की चीज को और नीचे की चीज को अलग करती है, दैट बाउंड्री इज नोन एज इन फिजिक्स, इन रिफ्रैक्शन इज इंटरफेस, जैसा कि सर ने दिखाया है। तो बढ़ते हैं पांडे जी, इधर देखो। तो सर ने ये जो रेड वाली बाउंड्री दिखाई है, यही है वो पानी की अपर वाली लेयर। समझो ये नीचे सारा पानी का गिलास है, ये सारा का सारा पानी का गिलास है। तो ये पानी की जो अपर लेयर है, दिस लेयर एक्ट एज ए इंटरफेस। इससे ऊपर एक मीडियम है एयर, नीचे है वाटर। दो टाइप का रिफ्रैक्शन होता है। वापिस आने वाली रे, देखो ऊपर से एक रे आ रही है ब्लैक कलर में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और हमने बनाया इस इंटरफेस के ऊपर एक नॉर्मल, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। अगेन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात भैया यहां पर ये आती है कि सर लाइट के जो है, लाइट का तो ड्यूल नेचर है,
पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, लेकिन हम यहां पर जो स्टडी कर रहे हैं लाइट को पार्टिकल नेचर मानकर पढ़ रहे हैं। और व्हेन यू कंसीडर द लाइट बच्चों एज ए पार्टिकल नेचर, तो लाइट आपको स्ट्रेट लाइन में चलती हुई नजर आती है। तो सर लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, अपने पाथ में, अपना ये ओरिजिनल डायरेक्शन, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही यहां पड़ेगी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। या तो ये देखो ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे, मेरे हाथ को देखो, ऐसे जानी चाहिए थी, या तो ये ऐसे मुड़ेगी या ये ऐसे मुड़ेगी। तो सर ये ऐसे कब मुड़ेगी और ऐसे कब मुड़ेगी, डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जाती है। तो इस चीज की जानकारी के लिए कॉपी पेन में लिख लो, दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर, देखो सर ने लिखा, एक होता है रेरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। सर रेरर और डेंसर ये किस चिड़िया का नाम है सर, ये रेरर और डेंसर क्या होता है? तो अभी से ये चीज को सीख लो, कंफ्यूजन दूर है, नाम से क्लियर है। डेंस बोल के देखो, डेंस, डेंस हैवी मीडियम, भारी मीडियम, जिसमें पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, लिख लो इस चीज को। डेंसर मींस हैवी मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, डेंसिटी लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी काफी हाई होती है। तो डेंसर मीडियम में आपको क्या लिखना है, इधर साइड में लिख रहा हूं, लिख लीजिए। तो बच्चा लोग डेंसर मीडियम जो होता है, एक होता है डेंस हैवी मीडियम, तो डेंस होता है हैवी, ठीक है, और इसके अंदर जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, लाइट की जो डेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, तो सर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है। तो वहीं आपको लिखना है बच्चा लोग क्या, कि सर अगर रेरर मीडियम, रेरर जिसके अंदर डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं। और एक चीज के लिए, एक चीज की जानकारी, आप ये चीज सीख लो कि जो मीडियम, जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं, उस मीडियम के पास कम क्षमता होती है, कम उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है लाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ने की। और जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है, मोर इज द डेंस मीडियम, मोर विल बी कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल दिख रहे हैं, ये जो नॉर्मल आपको दिखा रखा है, इस नॉर्मल की तरफ अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करके लेके आने के लिए, घुमाने के लिए सबसे ज्यादा क्षमता होती है डेंसर मीडियम में। तो इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए कि सर डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम में क्या फर्क है। तो हमने पढ़ा कि डेंसर मीडियम सर हैवी होता है, और जितना ज्यादा हैवी होगा लाइट को नॉर्मल की तरफ झुकाने की क्षमता भी ज्यादा रखेगा। रेरर मीडियम वो होता है जिसमें कम क्षमता होती है लाइट को नॉर्मल की तरफ झुकाने की। तो अगर सर ये नॉर्मल की तरफ नहीं झुकाएगा रेरर मीडियम, तो कहां झुकाएगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। तो इसी आधार पर बच्चे दो टाइप का रिफ्रैक्शन होता है, कौन कौन सा होता है देखो। हाँ जी, आई आने वाली को क्या बोला, इंसिडेंट रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जहां पड़ती है, यहां बनाया नॉर्मल, रेड वाली बाउंड्री कहलाती है इंटरफेस। देखो ऊपर अलग अलग डाटा है, ऊपर अलग जगह है, नीचे अलग है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, डिफरेंट मीडियम्स को जो लाइन अलग मारे हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो लाइट का कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जाना हो रहा है, रेरर से डेंसर। तो व्हेन द लाइट, लिख लो इस चीज को, दिमाग में फिट कर लो कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो लाइट अपने मस्ती में ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और ऐसे जाना उसको चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वाटर में एंटर करने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। क्यों, डेंसर मीडियम है। तो जो मीडियम जितना ज्यादा हैवी होगा उतनी क्षमता रखेगा नॉर्मल की तरफ झुकाने की। हाँ जी, कम टू द सेकेंड पार्ट, वापिस इंसिडेंट रही आई, नॉर्मल जाना ऐसे चाहिए था सर, ऐसे जाना चाहिए था रे बंडे पांडे जी, लेकिन लाइट क्या हो जाएगी, लाइट ऐसे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे रेरर मीडियम है, एयर में पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं, तो इसके पास कम क्षमता है लाइट को इसकी तरफ झुकाने की, तो दूर झुकाएगा। तो याद रखो, जब लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, ये डेंसर से रेरर का केस है, ये रेरर से डेंसर का केस है। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि जब लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी, डेंसर से रेरर में जब जाएगी और रेरर से जब डेंसर में जाएगी, तो इनमें से एक एंगल छोटा होएगा और एक एंगल बड़ा होएगा। कौन सा एंगल छोटा होगा और कौन सा एंगल बड़ा होगा, बताइए मुझे इसमें।
जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इस चीज को राइट डाउन कर लो। अरे आप देख भी पा रहे हो, यहां से क्लियरली स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि आर जो जैसी लाइट अपने इस पाथ को जा रही थी, जैसी मुड़ी तो आर छोटा हो गया और आई बड़ा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आर बड़ा हो जाएगा एंगल आई से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रेयरर से डेंसर में कौन सा एंगल बड़ा होता है, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए पांडे जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हाँ जी, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनी, कंसेप्ट क्या बना। द फिनोमिना ऑफ, समझना ध्यान से, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि सर जो इंसिडेंट लाइट जिस रास्ते पे आ रही थी, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन है वो डेविएट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन बैंड हो जाती है, और डायरेक्शन में चेंज आने की फिनोमिना को ही फिजिक्स में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि सर लाइट की डायरेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर आपने ये चीज तो समझा दी कि डायरेक्शन मुड़ गई या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से। रीजन क्या है, रीजन एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो एक चीज को दिमाग में डाल लो, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में। उसके बाद जैसे जैसे मीडियम्स बढ़ेंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, लाइट को मोड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा लाइट जो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वो करती है किसमें बच्चों, एयर या वैक्यूम में। तो इस चीज को राइट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये चीज हमने समझा दी है, तो इस चीज को मैं यहां से रब कर देता हूं। अब एक चीज जल्दी से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जितने भी मीडियम्स हैं हर मीडियम के पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो आपको क्या लिखना है, सबसे ज्यादा देखो हमारे पास जो मीडियम्स हैं, इधर लिख रहा हूं मैं मीडियम, एक साइड लिख रहा हूं मीडियम, एक साइड लिख रहा हूं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अभी बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक किस्म के लिए, पहले थोड़ी देर के लिए इनकी वैल्यूज लिख लीजिए क्या होता है। इधर मीडियम लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले मीडियम एयर या वैक्यूम। तो बच्चों एयर और वैक्यूम के लिए याद रखना हमेशा, अभी के लिए जस्ट सीख लो, याद कर लो क्या होता है। ये एन का क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा। एयर और वैक्यूम के लिए एन की वैल्यू होती है 1। एक चीज दिमाग में डाल लो कि हर मीडियम के पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने की क्षमता होती है हर मीडियम के पास। तो एयर और वैक्यूम के पास है 1, ठीक है। और जो दूसरा मीडियम है हमारे पास वो है बच्चों वाटर, तीसरा है ग्लास जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में है आपका कैरोसिन ऑयल, उसके बाद में है एक टर्पेंटिन ऑयल, और लास्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी मीडियम के पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो डायमंड है। और एक चीज दिमाग में फिट कर लो, किसी मीडियम के पास जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके पास उतनी क्षमता होगी लाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ने की, मतलब वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंस होगा। तो क्या है, डायमंड। क्या बोला मैंने, डायमंड। तो एयर और वैक्यूम की 1 है, वाटर की है 4/3, आप लिख सकते हो 1.33। और ग्लास की कितनी हुई बच्चा लोग, ग्लास की है 3/2। ग्लास की कितनी है, 3/2 बच्चों। और इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 1.5। कैरोसिन ऑयल 1.44, टर्पेंटिन कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, हर मीडियम का एयर, वाटर, ऑयल, वैक्स वगैरह जितने भी टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के मीडियम है इस दुनिया में, हर मीडियम अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। टर्पेंटिन ऑयल और डायमंड है 2.42, ठीक है, 2.4 ले लो, हाँ जी। तो इन सब में से सबसे ज्यादा एन की वैल्यू किसके पास है, यू कैन इजिली सी सर डायमंड के पास। और लिख लो इस साइड में, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम मोर डेंस होगा, मोर डेंसर होगा और मोर बेंडिंग करेगा। क्या करेगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ेगा। आई बस समझ में। और जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो रेयरर है, ये रेयरर है।
अगर मैं इन दोनों में से, इतनों में से अगर किन्हीं दो मीडियम का जिक्र करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर का और डायमंड का जिक्र करूं, तो बताओ एयर और डायमंड में कौन रेयर कौन डेंसर? इतनी बात समझाने के बाद में हर एक बच्चा बता सकता है कि सर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये डेंसर, इसकी कम है तो ये रेयरर। तो जब भी किन्हीं दो मीडियम का कंपैरिजन करोगे तो आपको उन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज में एक फर्क नजर आएगा। जो ज्यादा होगा वो डेंस होगा, जो कम होगा वो रेयर होगा। आई थिंक आपने इतना समझ लिया। बड़े आगे, हाँ जी, इस चीज को मैं रब करता हूं, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में ही होती है, ठीक है। जब कोई लाइट एक हल्के मीडियम से हैवी मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो हल्के मीडियम में जब वो आ रही होती है तो बहुत भयंकर स्पीड होती है, मतलब आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ज्यादा होती है। और जैसे किसी हैवी मीडियम में ट्रैवल करती है एकदम से वेलोसिटी घट जाती है, गाड़ी रुक जाती है। जैसे सपोज करो गाड़ी आ रही है ऐसे श्यू, ऐसे देखो तेजी से आ रही है श्यू, यहां जाकर ब्रेक लगन आराम आराम से आ रही है। तो क्या होता है, जैसे कीचड़, ठीक है, जैसे रोड के ऊपर कीचड़ है तो आप चल रहे हो गाड़ी, ठीक है, अभी गाड़ी लेके चल रहे हो रोड के ऊपर, तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे कीचड़ आ जाता है तो क्या हो जाता है, गाड़ी की डायरेक्शन थोड़ी सी क्या होती है, खिसकने लग जाती है। कीचड़ उसको अपने रास्ते से क्या करता है, हटाता है। तो रिफ्रैक्शन का भी वही काम है। जब लाइट किसी एक हल्के मीडियम से लाइटेस्ट से किसी हैवीएस्ट में ट्रैवल करेगी तो लाइट की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, हाँ जी, रीजन। मैं रीजन लिखा रहा हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेस तैयार हो जाएगा ना, अगर कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। वापस बता रहा हूं, फिजिक्स में कंसेप्ट ही होता है, शॉर्टकट जो होता है वो कंसेप्ट ही होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो रीजन ड्यू टू, लिख लो इस चीज को, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। मतलब आप कहोगे, आप ये कह सकते हो कि स्पीड है ना सर, बच्चा लोग डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है स्पीड। स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। और स्पीड घटने से वेवलेंथ घट जाती है, ठीक है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइट के पास कुछ चीजें होती हैं। लाइट के पास, लाइट जब भी हम लाइट का जिक्र करते हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, लाइट की वेवलेंथ बताते हैं और लाइट की स्पीड बताते हैं। तो याद रखना, स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगी। क्या घटेगी, वेवलेंथ। तो या कह सकते हो कि वेवलेंथ डिक्रीज होने से स्पीड घट जाती है। मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, रेयर से डेंसर करेगी, तो स्पीड घट जाती है, वेवलेंथ भी घट जाती है। और इसका सिंबल है लैम्डा, बच्चों इसको बोलते हैं लैम्डा। तो इतना आई थिंक आप सभी को समझ में आएगा जितना मैंने अब तक बताया है। अब हम बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, रेयर से डेंसर हो गया, डेंसर से रेयर हो गया। अगर रेयर से डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। मतलब हर हालत में लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन को मोड़ना है। तो बढ़ते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। हाँ जी, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, ये एक रिफ्रैक्शन का लॉ है जिसको एक स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके दो लॉ हैं, जिसमें एक लॉ तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉ की तरह सेम है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे की जो आने वाली और जो इंटरफेस पर नॉर्मल बनाया था और जो मुड़ी थी उसको बोला रिफ्रैक्टेड, तीनों की तीनों एक प्लेन में लाई करेंगी। आई बात समझ में ना, तो प्लेन से बाहर आती दिखाई देंगी ना, प्लेन के अंदर जाएंगी, ये एक प्लेन में लाई करेंगी। हाँ जी, स्नेल्स लॉ क्या होता है इधर देखो। तो बच्चा लोग, स्नेल्स लॉ को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। यस, वी डिफाइन स्नेल्स लॉ इन टू वेज। एक एंगल के रेशियो में समझो, हम एन क्या है, एन सिंबल है किसका, एन सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं एन को। क्या पांडे जी, एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव का मतलब लाइट की डायरेक्शन चेंज होना, और इंडेक्स का मतलब रेशो, इंडेक्स का मतलब रेशो। और सर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो तरीके से डिफाइन होता है। कौन से दो तरीके हैं, या तो एंगल की टर्म्स में या स्पीड के टर्म में। तो यहां लिखा है क्या, इट इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अब तक आपने जो बताया वो ये बताया, जैसा कि अभी हमने देखा
कि ये इंटरफेस जो ऊपर के मीडियम को नीचे की मीडियम को अलग कर रहा है, ये आने वाली रे, ये नॉर्मल, ठीक है, ये रेरर मीडियम, ये डेंसर। बताओ रेरर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, तो सर कंफर्म है कैसे जाएगी बच्चा, कैसे जाएगी बच्चों बताओ, कैसा है, डेंसर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, एन, और इस एन को बोलते हैं हम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एंगल बाय एंगल का रेशो सॉरी, ऊपर भी बच्चा लोग एंगल है, नीचे भी एंगल है, तो एंगल बाय एंगल है तो यूनिट तो कट गई ना, भी ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, तो एंगल बाय एंगल का रेशो क्या, कांस्टेंट। तो एन इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट। और एक दूसरा एन का फॉर्मूला नीचे लिखा है सर ने, क्या, सपोज करो ऊपर क्या है एयर, नीचे क्या है वाटर, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की या तो एयर में होती है या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में लिख लीजिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड इस दुनिया में अगर किसी चीज के पास पॉसिबल है तो वो एयर के पास या वैक्यूम में पॉसिबल है। जैसे किसी मीडियम में जाएगी तो वाटर में अब इतनी स्पीड नहीं रह पाएगी जितनी एयर और वैक्यूम में थी। कितनी थी, 3 × 10⁸, जो वाटर में जाती फॉल हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वेवलेंथ घट जाएगी। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं स्पीड की टर्म में, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जब लाइट एयर में थी, एयर से आ रही थी, तो वहां पर c था। वाटर के लिए कोई भी जनरल स्पीड यू कैन से v, तो n इक्वल टू c/v एक जनरल फॉर्मूला है। इसमें लाइट की स्पीड को कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ, किसके साथ, एयर से वाटर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हम लाइट की स्पीड वाटर में चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई बात समझ में, ठीक है। तो n इक्वल टू c/v बोलते हैं, ये स्पीड की टर्म्स में है और ये एंगल की टर्म्स में है बच्चों। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है कांस्टेंट आता है, एक नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। इट्स जस्ट ए नंबर, एक नंबर है। जैसा कि सर ने भी टेबल बनाई थी, ग्लास, टर्पेंटिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, डायमंड, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो, स्पीड बाय स्पीड कट गई, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मजा आ रहा है, अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहे हैं सर जो बता रहे हैं। देखो इधर मैंने एक चीज लिखी, ये चीज मैंने वैसे बता भी दी कि when light enters from one medium to another medium its wavelength decreases, hence velocity decreases, write down, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। इधर देखिए, अब एक गजब की चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक गजब की चीज देखिए इधर, लुक एट मी, ठीक है। हाँ जी, ये है इंटरफेस जो ऊपर के मीडियम को नीचे की मीडियम से अलग मारता है, ठीक है। ऊपर का मीडियम नंबर 1, नीचे का 2, ठीक है। हमें नहीं पता क्या, जैसे मान लो ये रेयर मीडियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेंसर, रैंडमली उठा लिया। अब लाइट जा रही है कहां से कहां, रेयर से डेंसर, दोबारा बनाओ नॉर्मल, बनाया। अब लाइट जो है वो ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी अपने पाथ से, सर वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन नहीं जा पाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम क्या करता है, नॉर्मल की तरफ झुकाता है। ये एंगल क्या है, इंसिडेंस, ये एंगल क्या है, आर। तो बच्चों एक चीज याद रखना, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। क्या होता है, एक रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है, जब भी एब्सोल्यूट वर्ड फिजिक्स में सुन जाता है तो याद रखना या एयर के साथ जिक्र करेंगे या वैक्यूम के साथ जिक्र करेंगे। और रिलेटिव का हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जिक्र करेंगे अदर देन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावा किसी एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में अगर लाइट गई तो वहां हम वर्ड यूज करेंगे रिलेटिव। लेकिन अगर उसमें एक मीडियम अगर एयर या वैक्यूम फिक्स है
तो आप यूज करोगे एब्सोल्यूट वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं एयर बोल दूं तो एक मीडियम बता दिया सर ने एयर है और लाइट जा रही है वाटर में, तो एयर से वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट। अगर ऊपर एयर ना होके ग्लास से वाटर होता अदर देन एयर और वैक्यूम तो होता रिलेटिव। तो क्या फर्क है इन दोनों में वो समझते हैं। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई है। एक बात बताओ, लाइट जिस मीडियम में अपनी डायरेक्शन में आ रही थी, तो लाइट की डायरेक्शन कौन सी मीडियम में जाने के बाद जो है वो डेविएट हुई है? नीचे वाले में ना, जैसे एयर से वाटर में गई। तो बच्चों हम हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं वो नीचे वाले का बताते हैं ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। जैसे ये है ऊपर एयर, नीचे वाटर। एयर में आपको पता है एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को एक स्पेशल सिंबल से लिखते हैं, वो सी। वाटर में कोई भी स्पीड है v, और इतना कंफर्म है कि v c से कम मिलेगा। 10th क्लास में पढ़ा था, स्पीड घट जाती है। लाइट आई, नॉर्मल बनाया, डेंसर की तरफ झुकाया, इसकी तरफ नॉर्मल की तरफ झुकाया, तो इसके अंदर जो स्पीड है वो c है और इसके अंदर v है। तो इस मीडियम को नाम बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया 2। और अभी बताया कि लाइट की डायरेक्शन कौन सी मीडियम में जाने पर बदल रही है, सेकंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताते हैं? नीचे वाले का। तो नीचे वाले को यहां लिखेंगे। इसका कैसे उच्चारण करना है, इसको रीड कैसे करना है पांडे जी, वो देखिए पहले समझिए तो सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की डायरेक्शन नीचे वाले में जाकर चेंज होती है, तो नीचे वाले का बताएंगे। तो नीचे वाले को नीचे लिखेंगे ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। सेकंड का बता रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। आई बात समझ में? और अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उसके लिए हमें n2 by n1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो एक बात बताओ मुझे, यहां से n2 कितना है? इस मीडियम का नाम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दे दिया n1 और इसका नाम दे दिया हमने n2। ठीक है, कितना है? n2। तो एक बात बताओ मुझे, n2 by n1 कैसे निकालेंगे? n2 by n1 कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड की टर्म में फॉर्मूला है c/v। क्या है? c/v। ये कब है? जब लाइट एयर से किसी दूसरी मीडियम में जाए। जैसे इसमें एयर फिक्स है, तो एयर के लिए देखो सर ने आगे लिखा है c, तो यहां c लगाया। वाटर में गए तो कितने v। तो ये जो फॉर्मूला लगाना है आपको, लगाना एयर से किसी मीडियम के लिए c/v। आई बात समझ में? अगर मैं यहां पर अब एयर की जगह बच्चों कुछ और कर दूं, ये फॉर्मूला ध्यान में आया, ये समझ में आया कैसे करना है? c/v तब लगाना है जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाए, मतलब एयर और वैक्यूम फिक्स रहेगा ऊपर, और एयर और वैक्यूम के लिए c लिखते हैं। अब देखते हैं इसको जनरल केस आगे की तरफ। ठीक है, एक इसका एक नया केस बनता है, उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है देखो इधर। ठीक है, ऊपर है वाटर, नीचे है ग्लास। ठीक है, हमें वाटर में लाइट की स्पीड नहीं पता, तो यू कैन से v1। तो सर वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, तो मानने में क्या जाता है? v1। ग्लास में कितनी? v2। ग्लास में कितनी? v2। तो सर वाटर से ग्लास में जा रही, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, जैसा कि अभी आपने टेबल में बताया, और ग्लास का होता है 1.5। तो 1.5 ज्यादा होता है 1.33 से, और जितना ज्यादा होता है उतना डेंसर होता है। ये डेंसर है, ये रेयर है। तो बताओ लाइट का रेयर से डेंसर में जाना हुआ कि डेंसर से रेयर में जाना हुआ? तो रेयर से डेंसर में जाना हुआ, तो क्या होगा? तो लाइट आई, ये नॉर्मल की तरफ झुकाया सर ने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम हमेशा लाइट की डायरेक्शन जो है, जो मुड़ी है, वो सेकंड मीडियम में मुड़ी है, ग्लास में मुड़ी है। तो हम किसका बताएंगे? चलो ग्लास के लिए सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं g, और लाइट कहां से आ रही है? वाटर से।
तो इसको बोलेंगे, हम किसका बताएंगे, हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे वाटर के रिस्पेक्ट में, हमेशा नीचे वाले का बताते हैं। तो यू विल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस चीज को ऐसा लिखिए, आसान हो जाएगा। ग्लास का बता रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्लास है, इसके लिए सबस्क्रिप्ट वाटर है, तो अब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, ये डंडा विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब एक बात बताइए, लाइट अगर वाटर में आई है तो वाटर में भी तो कहां से आई होगी, अरे वाटर में भी तो कहां से आई होगी, एयर से। तो एयर से वाटर में लाइट आई है। अब ग्लास में लाइट एक थोड़ी सी देर के लिए दिमाग में वाटर को निकाल दीजिए, अगर ग्लास में लाइट जो आई है वो भी कहां से आई होगी, एयर से। लेकिन क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन वाटर में भी लाइट कहां से आएगी, एयर से, ग्लास में भी लाइट कहां से आएगी, एयर से। दोनों का रेशो ले लोगे तो वाटर से ग्लास वाला पार्ट निकल के आएगा। देखो इधर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिंपल एन का फॉर्मूला किसी भी मीडियम में, जो एयर से किसी मीडियम में, ठीक है। अभी दिमाग में निकाल दो कि जो है ग्लास नहीं है, वाटर है, तो एयर से वाटर के लिए क्या फॉर्मूला था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखो ये लिखा पड़ा है, एयर में C, वाटर में कितना है V1, तो ये हो गया हमारे पास किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का हो गया। तो ये हमने साइड में लिख देता हूं, उसको अच्छा सा बना देता हूं। चलो यहां लिख देते हैं, कितना हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर एयर से अगर वाटर में डायरेक्ट आना हुआ C अपॉन जो वाटर में स्पीड है कितनी, V1। अब थोड़ी सी देर के लिए वाटर को साइड कर दीजिए, सोचो आपके सामने ग्लास है और एयर से लाइट ग्लास में आ रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम कितना होगा, C, और स्पीड कितनी, V2। इसका पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी मान लो, दोनों की गर्दन उठाओ और इसमें डाल दो, बताओ कितना आया, कितना आया, जल्दी से सोल्व करके बताइए। एनजी कितना है, C अपॉन V2, NW कितना है, V1 अपॉन C, C से C ले मरा, तो कितना आ गया सर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वाटर के रिस्पेक्ट में इन द टर्म्स ऑफ देयर रेशो ऑफ देयर स्पीड, V1 बाई V2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वाटर से ग्लास में अगर क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन दे दूं, बस न्यूमेरिकल फिट कर दूं, वैल्यू दे दूं, तो क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, और वाटर में लाइट की स्पीड इतनी है 2 × 10⁸, तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको वाटर का पता है, आपको वाटर में लाइट की स्पीड पता है, तो क्या V2 नहीं निकल सकता क्या पांडे जी? भैया आउट ऑफ 4 3 आर नोन, देन फोर्थ वन कैन इजीली कैलकुलेट, तो चौथी चीज आराम से निकल सकती है। तो बच्चों ये था अब तक का लेखा जोखा रिफ्रैक्शन का, जो हमने थोड़ा बेस तैयार किया। अब हम बढ़ते हैं उस डायग्राम की तरफ, सर ने क्या बनाया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है, कुछ करने का जज्बा मन में बन रहा है और स्टेट को फोड़ने का मन बन रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना सर कि आपका लेक्चर जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या बनाया है डब्बा सा, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास। क्या ये लिखा भी पड़ा है साइड में, ठीक है, दोबारा से लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। एक चीज बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना फिजिक्स का, इससे बाहर कुछ नहीं आना। अगर आप इनको अच्छे से डीपली पढ़ लोगे और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन करके कुछ नए क्वेश्चंस अगर उनके ऊपर बेस्ड आपके पास जो भी बुक है ट्राई करोगे, पक्का टीजीटी साइंस के अंदर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। दिस इज माई, ठीक है, गारंटी, इस चीज की मेरी गारंटी है कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और जो आए हुए हैं वो तो मैं करवाऊंगा ही, और उससे रिलेटेड जो नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कैसे बन सकते हैं, जैसा कि हमने मिरर का किया था। हाँ जी, हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। तो ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास, ये इंसिडेंट रे। एक बात बताओ कि ये इस पूरे रेक्टेंगुलर ग्लास, ये पूरा अंदर सारा ग्लास है, ऊपर एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। एयर ग्लास को अलग करने वाली लाइन ये PQ। तो एयर से ग्लास के लिए पहली बार लाइट का मुड़ना होगा, ग्लास से एयर दोबारा से RS वाली बाउंड्री इंटरफेस की तरह काम करेगी। मतलब जब ग्लास के ऊपर लाइट जब इंसिडेंट करती है तो 2 बार चक्कर खाती हुई इस पूरे सिस्टम से
निकलती है, मतलब 2 बार डायरेक्शन मुड़ती है। तो इसको बोलते हैं आने वाली को इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो सर, ये रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा। नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल की तरफ झुकाया, देखो आई, और ऐसे जानिए डॉटेड वाली इसकी ओरिजिनल पाथ है, जो इसको अपनी मस्ती में सीधा लेके जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये इधर की तरफ मुड़ी। अब दोबारा से जब ये रे गई तो इस वाली इंटरफेस पर पड़ी, एक बार मुड़ना यहां हुआ इस एम पॉइंट पर, एक बार मुड़ना यहां होगा, फाइनली सिस्टम से बाहर निकलेगी, और सिस्टम से बाहर निकलने वाली को वी कैन से पांडे जी अमरजेंट रे, और पूरे सिस्टम पर पड़ने वाली इंसिडेंट रे। और एक चीज याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास के ऊपर जो लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, क्या पूरे सिस्टम पर पड़ने वाली ऊपर से जो लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाया है। पूरे सिस्टम से बाहर निकलने वाली रे कौन सी? अमरजेंट रे। इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ अमरजेंस, ये हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ अमरजेंस व्हाइल रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये अमरजेंट रे, ये ओरिजिनल रे, तो ओरिजिनल रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। एक बार ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे निकली, तो अपने ओरिजिनल से कितना नीचे की तरफ आई? इतना नीचे की तरफ। देखो ये मार्कर को इधर कर रहा हूं, तो इतना नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, इतना ऐसे परपेंडिकुलर शिफ्ट है, तो इसको बोलेंगे क्या? ऐसे साइड वाइज, ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इतना नीचे की तरफ शिफ्ट है, इसको बोले डी। दिस इज ओरिजिनल रे एंड दिस इज अमरजेंट रे। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था रिफ्रैक्शन के बारे में अब तक का सारा कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वेयर वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, आपको डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का यूज कहां देखने को मिलता है? आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक पानी से भरे हुए गिलास में जब एक पूरी पेंसिल का आधा हिस्सा, पूरी पेंसिल का क्या आधा हिस्सा, उसका पार्टली हिस्सा, आधा हिस्सा जब इमर्स करते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो पेंसिल को जब हम एंगल से देखते हैं तो उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो यहां आ जाता है। जैसे ये पेंसिल है, आधा हिस्सा पानी में है, तो ये यहां से इतनी, यहां से टूट के ये ऐसे बेंड हो जाती है। ए पेंसिल immersed partly in a glass of water appears to be कैसे as a bend और broken, टूटी हुई नजर आती है और मुड़ी हुई नजर आती है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, तो मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और एचटेट में आया हुआ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। और जब ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे निखिल सर से, फोड़ोगे उसको, तोड़ोगे उसको। हाँ जी, सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं यूज, या हम कहें एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहली एप्लीकेशन देखिए इधर। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, भर दो सर, ये पानी से भरा हुआ है। तो पानी से भरा हुआ है सर, ये वाटर है सारा, ऊपर सर एयर है, एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सर, इसको बोलेंगे रेयर मीडियम बच्चों। ठीक है, ये कैसा मीडियम है? डेंसर। सर एक ऐसा बीकर यहां बना लें, ये पहला यूज बता रहा हूं। दूसरा, और ये जो दूसरा बता रहा हूं, इसी पर एचटेट में क्वेश्चन आया है, लिख लो। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब कोई चीज किसी कंटेनर में एक्चुअली में जिस हाइट पर है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ, और जितनी हाइट पर नजर आती हैं, जितनी हाइट पर नजर आती हैं उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। तो वापिस एक कंटेनर बनाया। ठीक है, ये कंटेनर बनाया। ठीक है, इसमें पानी भर दिया हमने, इस कंटेनर का साइज छोटा हो गया है,
इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये पानी, ठीक है, पानी, आज तू है पानी पानी पानी, हाँ जी, पानी पानी। देखो बच्चों पहला देख रहे हैं, पहला जो है कि हमें जो पेंसिल नजर आती है, ठीक है, जो पेंसिल नजर आती है वो टूटी नजर आती है, वो बैंड नजर आती है, वो ब्रॉक नजर आती है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है कि लाइट का अपने पाथ से चेंज हो जाने से ही एक भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम होता है वो कि पेंसिल टूट गई। क्या एक्चुअली में पेंसिल टूटती है? क्या नहीं, ये लाइट का इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन। तो सपोज कीजिए बच्चों ये है वो पूरी पेंसिल जिसका आधा हिस्सा जो है वो इसमें डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है, ये पेंसिल है। भैया मेरी डायग्राम, ये थोड़ी जो ड्राइंग है वो मेरी ऐसी है, तो प्लीज मेरे डायग्राम पर मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना और फीलिंग्स पर जाना। वाह, ठीक है। तो ये पेंसिल है हमारी, इतनी भी जो है वो गंदी नहीं है, ठीक है, कहीं नजर लगा दो, टच वुड नजर ना लगे, ठीक है। ये है पेंसिल का बॉटम। तो सपोज कीजिए कि आधी पेंसिल जो है पार्टली वो है पानी में डूबी हुई। अगर इस पेंसिल के कॉर्नर से, इस शार्प एज से अगर एक लाइट ऐसे गई, ये गई, तो लाइट जो जा रही है, समझो कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने समझा डेंसर से रेयरर, तो सर ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री के नीचे का और ऊपर का जो माल है, जो डाटा है वो अलग है, रेयरर डेंसर। तो लाइट का डेंसर से रेयरर जाना हुआ है, तो बताइए नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी? अभी फ्रॉम नॉर्मल आएगा भैया, डेंसर से रेयरर। तो क्या बनाया? नॉर्मल। तो क्या होगा अब ये जो नॉर्मल से ऐसे जाएगी, बाद में लाइट ऐसे होगी, ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है। अब लाइट तो चलती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट तो चलती है स्ट्रेट लाइन में भैया। अगर किसी ऑब्जर्वर की ये आई में गई तो इसको देखो पीछे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ आना चाहिए, तो उस ऑब्जर्वर को लाइट ये कहां से आती हुई नजर आएगी? बढ़ाओ इसका, मान के चलो यहां आ गई, मतलब ये जो एज है ये उठकर यहां आ गया है। क्या पेंसिल का नीचे का जो एज है जहां से लिखते उठ के ऊपर आता है क्या? तो इसका मतलब ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ये कहां से, ये बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि सर ये चीज, अब ये जो हिस्सा है वो ऐसे आने लग गया है, ऐसे। समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये हिस्सा जो है सर वो बिल्कुल ऐसे आने लग गया है, ठीक है, ये ऐसे हो गया है। तो पेंसिल जो है यहां से हमें ब्रोक हुई नजर आती है, टूटी नजर आती है। एक और बना लो, आपको नजर आ जाएगा, वापिस यही आएगा, ठीक है, दोनों यही मिलेंगी। मतलब कि सर जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाने से, उस ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाने से वो पार्ट हमें टूटा हुआ नजर आता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब जो चीज एक्चुअली में कंटेनर में जिस हाइट पर नजर आती है वो रियल, और लाइट का जो भ्रम हमें ऊपर लेके आता है अपरेंट डेप्थ। जैसे कि हमारी जेब के अंदर 5 रुपए का एक कॉइन है, उस 5 रुपए के कॉइन को मैं इस कंटेनर के बॉटम पर रख देता हूं, ठीक है, यहां रख दिया, ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन इस वाटर की इस सरफेस से ये जितनी हाइट है इसको बोल दिया हमने h, और ये h इसकी कहलाएगी रियल डेप्थ, ये h इसकी रियल डेप्थ है। और जितनी हाइट पर ये नजर आएगा लाइट के मुड़ने से वो अपरेंट डेप्थ कहलाएगी। देखो तो लाइट का जो है वो एक बार ऐसे जाना हो रहा है, यहां बनाया नॉर्मल, आई बात समझ में? ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से मुड़ गई, दूर हो गई नॉर्मल से। एक ऐसी वहां गई लाइट, दूसरे कॉर्नर पर पड़ी इधर, तो ये ऐसे हो गई है। अगर यहां से किसी ऑब्जर्वर की आई में गई और यहां से किसी ऑब्जर्वर की आई में गई तो पीछे बढ़ाओ और देखो कहां आई है, यहां आ गई, तो ये कॉइन उठकर यहां आ गया है। तो बच्चा लोग ये कॉइन अब यहां आ गया है, ये कॉइन, सिक्का कभी उठता है क्या इस कंटेनर के बॉटम से कभी उठा हुआ नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर, कतई नहीं आएगा। तो वाटर की सरफेस से ये जो हाइट है,
इसको बोलते हैं H डैश। क्या बोलेंगे? तो वाटर की सरफेस से कितना जो है ये नीचे है, इसको बोलेंगे हम अपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको? अपरेंट डेप्थ। तो याद रखना, और इस वाटर का जो है कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने यहां पर लिख दिया n से, और आपको पता भी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए। एचटेट के अंदर क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, जो अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो रिलेशन क्या बनी, ये टॉपिक समझ में आ गया, इसको रब कर दें। ठीक है, तो रिलेशन लिखने जा रहे हैं, सारा काम लाइट का इफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में एक मछली वाला और बताएंगे कि जो मछुआरे लोग मछली को पकड़ते हैं बहुत तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली जहां होती है एक्चुअल में वहां नहीं होती है, वो सरक जाती है, वो लाइट का इफेक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ? n इक्वल टू, तो क्या लिखना आपको? n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इस चीज का फॉर्मूला आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर एचटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। आई बात समझ में? अब एक कॉन्सेप्ट और है, जाते जाते वो सीख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये वही है, बस यहां पर फिश रख दी। सपोज कीजिए कि ये पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है, पानी से भरा हुआ कंटेनर है। ठीक है, हाँ जी, यहां पर एक मछुआरा बैठा है, ये चुन्नू बैठा है, चुन्नू। ठीक है, दिस इज चुन्नू, ये चुन्नू, इसके हाथ में जाल है, इसके हाथ में जाल है, और ये मछली है। ठीक है, ये ऐसे मछली बना लो, मछली ऐसी है भैया, ये मेरी फिश है ये। ठीक है, ये फिश है, इस फिश से लाइट पड़ रही है सरफेस पर, पड़ी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ऐसे दूर कर दिया नॉर्मल से, तो उसकी आंख में गई, तो इसको ये मछली से लाइट यहां आती नजर आएगी, मतलब मछली यहां आ गई, मछली यहां आ गई, ये फिश यहां आ गई है। दोबारा से बता रहा हूं, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट सीखो। तो फिश यहां से यहां आ गई, कभी यहां से यहां हो जाएगी, तो ये फिश की पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी वजह से? किसकी वजह से बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और वो एचटेट के अंदर जो आया क्वेश्चन था इससे रिलेटेड वो करते हैं, फिर बात करेंगे प्रिज्म की, लेंसेज की। तब तक के लिए तैयार कीजिए, वो क्वेश्चंस अभी देखते हैं। सो गाइज, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एचटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और साथ में देखते हैं कितने बच्चे जो हैं अभी इस रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जिन्होंने समझा है वो इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर पाते हैं। तो यस, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है। ये लेने का यहां पर ये मतलब है ताकि आपका जो है एक हैबिट हो जाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। हाँ, इस टाइप के कुछ आ जाए। तो सिंपल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन सोल्व वेरी क्लियरली, अच्छे से सोल्व कर सकते हो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दे रखा है एयर में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री इन एयर, फाइंड एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। ठीक है, और आपको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है वाटर में 30 डिग्री दे रखा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इधर देखिए, हाँ जी, ये इंटरफेस है, इससे ऊपर क्वेश्चन में एयर दे रखा है बच्चों, नीचे दे रखा है वाटर और एयर। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पर होता है 4/3, तो 4/3 इज ग्रेटर देन 1। और आपको पता है कि वाटर इज ए डेंसर मीडियम, एयर इज ए रेयर मीडियम। तो लाइट का जो है जाना कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में हुआ है पांडे जी, अच्छे से बता चुका हूं, रेयर से डेंसर हो रहा है। तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और डेंसर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है वो लेस देन हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और एक चीज याद रखना, लाइट की स्पीड हमेशा रेयर में ज्यादा होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आगे, और एचटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी खुद से करोगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 45 डिग्री, and angle of refraction you have given 30 degree. Simple apply the formula n equal to एंगल वाला दो फॉर्मूले बनाए थे, sin i by sin और c by v। तो एंगल्स की टर्म्स में है, तो एंगल की टर्म वाला फॉर्मूला sin i by sin r, तो sin 45 डिग्री by sin 30 डिग्री
ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, उसमें किसी को दिक्कत की जरूरत नहीं है। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो 2 ऊपर गया ये हमारे पास, तो हमारे पास आ गया √2 आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो था बहुत आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये भी कर सकते हो, ये भी आसान है अगर जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन, मतलब बेंजीन है नीचे, ऊपर एयर, सो एयर से बेंजीन में जा रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेंजीन का 1.50, तो बताना है किस प्रतिशत से, किस परसेंट से लाइट की स्पीड, ये कंफर्म है, आपको बता चुका हूं कि नीचे जिस मीडियम में लाइट जाती है वहां स्पीड जो होती है लाइट की वो कम हो जाती है। तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाती है, अपने से ओरिजिनल से कितना कंपैरिजन जो है उसका हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो निकालेंगे। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। दिस इज इंटरफेस, दिस इज एयर, दिस इज बेंजीन, और एयर से बेंजीन में जा रही है। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.50, एयर का 1 होता है, और लाइट जा रही है एयर से बेंजीन, रेयर से डेंसर। तो डायग्राम बनाइए, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। तो हम यहां लगाएंगे बाय व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एयर से बेंजीन में जा रही है तो n = लगाना है स्पीड वाला, अगर स्पीड की टर्म्स में है तो स्पीड वाला लगाएंगे, ठीक है, ये है तो ये लगाएंगे। हाँ जी, हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं वो किसका बताते हैं, नीचे वाले का बताया था, याद करो, हम बताते हैं नीचे वाले का। एयर से बेंजीन में तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे। किसका बताते हैं, बेंजीन का। तो बेंजीन के लिए बी सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, आगे वाला बी नीचे लगा देंगे, और एयर के लिए ऊपर ए लगा देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन सी अपॉन वी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का दे रखा है, एयर का दे रखा है, और सी आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸, सबसे ज्यादा इतना ही होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो v निकल जाएगा यहां से। तो v कितना आया बच्चा लोग, v आया हमारे पास c × NA/NB। इस चीज को सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास, c × NA/NB। तो c है हमारे पास 3 × 10⁸। हाँ जी, Na कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है 1, और NB कितना है हमारे पास 1.50। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 50 × 10⁻² गया, ये कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास लगभग इतना आया ये, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, आपके पास एक स्पीड आ जाएगी, मतलब ये जितनी भी स्पीड आई है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको ये बताना है कि किस परसेंट से बेंजीन में जाने पर स्पीड घट जाएगी। तो परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पीड बाय ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, एयर से कितना घट जाएगी। तो ओरिजिनल कितनी थी एयर में, तो आपको निकालना है परसेंटेज, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, परसेंटेज डिक्रीज। और कुछ बच्चों ने कर भी लिए, वेरी गुड, जिन्होंने इसका आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, और ये जो कैलकुलेटेड स्पीड आपने निकाली है इसको यहां रख देना, तो आपको पता चल जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज के लिए, आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, कंसेप्ट दे दिया मैंने, बता। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो एचटेट के अंदर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब है, उस क्यूब की एज दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक पर बेस है, अभी सर ने कंटेनर में 5 रुपए का सिक्का रखा था, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था, बस वही सिक्के वाला ही तो क्वेश्चन है। बस उस कंटेनर की जगह क्यूब ले लिया और सिक्के की जगह ले लिए इसने एक प्रिंटेड पेज, कुछ उसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं, उस प्रिंटेड पेज के ऊपर एक ग्लास का क्यूब रख दिया। देखो सिचुएशन कैसी बनेगी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
तो सोचिए कि ये है हमारे पास एक जो है क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब को हम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब के बॉटम के बिल्कुल आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए इस चीज को, इसको मतलब ये क्यूब है, इस क्यूब जैसे सपोज कि ये क्यूब है थोड़ा सा हमारा हाइट वाला क्यूब है और ये इसकी एज दे रखी है आपको कितना, ये एज दे रखी है, ठीक है, जैसे उस कंटेनर की एज दे रखी, तो जो रियल डेप्थ दे रखी है ये 6 सेंटीमीटर जो आपको दे रखी है। देखो क्वेश्चन बन गया है, रियल डेप्थ। अब कॉइन की जगह नीचे ये प्रिंटेड पेज रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने इस प्रिंटेड पेज के ऊपर एक ग्लास रख दिया। मतलब सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में कोई पेज है जिसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं और उसके ऊपर मैंने क्यूब रख दिया, तो उसके लेटर्स जो हैं वो थोड़ा सा लाइट के रिफ्रैक्शंस की वजह से लेटर्स के अंदर एक शिफ्टिंग होगी, जो वर्ड्स हैं वो लेटर्स हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि जो लेटर्स थे यहां पर जो भी लिखे थे वो यहां आ गए, तो बताइए ये कितनी डेप्थ पर हैं, ये कितनी डेप्थ पर है, ये वाली एच डैश निकालनी है, अपरेंट डेप्थ निकालनी है, मतलब सिक्के वाला ही क्वेश्चन है। तो कंफ्यूज मत होइए, लेटर को कॉइन ही मान लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है यहां पर, ये सारा पानी, ठीक है, ये दे रखा है 4/3, ठीक है, नहीं इसमें दे रखा है आपको ये जो है ग्लास है, सॉरी ग्लास है, क्यूब है हमारे पास, तो इस क्यूब का जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3/2, ये दे रखा है आपको 3/2, जो क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो आपको दे रखा है 3/2 ग्लास का है। तो बताओ किस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट हुए नजर आएंगे, तो कितना आएगा, इसके लिए क्वेश्चन था, फॉर्मूला था रिलेशन n = रियल डेप्थ RD अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो आपको इन तीन में से n पता है, आपको रियल डेप्थ पता है, तो भैया बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 10th क्लास क्वेश्चन है, अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो इसको निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको रियल डेप्थ दे रखी है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का आपको दे रखा है, तो n = रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो ये हो गया हमारे पास n कितना दे रखा था 3/2, रियल डेप्थ है हमारे पास 0.06 मीटर, तो हमें निकालनी है अपरेंट डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ होगी हमारे पास 0.06 इंटू में कितना हुआ, ये हमारे पास वहां पर जाएगा 3/2, तो ये होगा हमारे पास 2/3। तो इस चीज को सोल्व कीजिए, आपके पास अपरेंट डेप्थ आ जाएगी, तो ये हमारे पास कितना है, इसको हटाया 100, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये आया हमारे पास 4/100, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.04 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर उस क्यूब की टॉप सरफेस से, उस क्यूब की टॉप सरफेस से वो प्रिंटेड पेज की लेटर्स नजर आएंगे, ठीक है। गॉट इट, समझ गए इस बात को, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का। 4 सेंटीमीटर पर जो है वो ऊपर देखने से वो लेटर्स उस प्रिंटेड पेज के हमें नजर आएंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी एचटेट में आया हुआ है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर बिल्कुल फुटेगा वो क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन क्या है। यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है। भैया एक चीज समझ लेना, एक चीज दिमाग में डालो बच्चों, कौन सा भी मिरर हो हमें नहीं मतलब, किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जो उसको उठा के कहीं डाल दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे ऑयल में डाल दो, फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं आएगा। ये कंसेप्ट भी है, याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, फोकल लेंथ जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और क्वेश्चन कह रहा था कि सर आपने एक मिरर लिया जिसकी फोकल लेंथ f है, पानी में डालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, तो आपका दिमाग घुमाने के लिए दिया है, चेक करने के लिए दिया है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। भैया सर मिरर कौन सा भी हो, पानी में डाल दो, फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं आएगा। तो आपको लिखना है नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन
फोकल लेंथ, मतलब आपको पेपर में 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन वापस एफ ही दे रखा होगा, जिसने कंसेप्ट पढ़ा होगा वो एफ टिक करके आएगा। कहेंगे डबल हो जाएगी, कोई कहेगा हाफ हो जाएगी, कोई कहेगा 4f/3 हो जाएगी। तो इन चारों में से आपको जो है करेक्ट वन पिक करना है। तो फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट डाउन द कंसेप्ट, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम, आपको 3 मीडियम दे रखे हैं ए बी सी, और उन तीनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कांस्टेंट दे रखा है, सेम दे रखा है। लेकिन ए में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, सॉरी, वो कितना, ए में 200, बी में 300, सी में 400। ऐसी सिचुएशन बनेगी, सपोज कीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारे पास यहां पर सपोज कीजिए कि दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 3। आई बात समझ में, वापिस जो ऊपर वाला मीडियम है वापिस वो नीचे यही आ जाएगा। तो आपको 3 मीडियम दे रखे हैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 3 है। ठीक है, और तीनों ही मीडियम के लिए आई की वैल्यू सेम है। तो बताना है कि इन तीनों मीडियम में से लाइट की वेलोसिटी किस में मैक्सिमम होगी। और इस पर भी मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं कि स्पीड जो मैक्सिमम जो होती है, वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है, वो सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम में होती है। और रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका हमेशा बड़ा होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कई बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर भी लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, तो क्वेश्चन है कि n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एक फॉर्मूला ये होता है और एक होता है C अपॉन V। तो ये दोनों कोई फर्क थोड़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C ये है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, A B के बराबर, A C के बराबर, तो B C के बराबर। तो n इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू C अपॉन V। लेकिन जो I है, I दे रखा है सेम ए बी सी के लिए, तीनों के लिए सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी कांस्टेंट है। मतलब I और C जो है वो आपके कांस्टेंट हैं, और जो R है वो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है, R और V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब जिसका R ज्यादा होगा उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, तो स्टूडेंट्स आप इस चीज को ये लिख सकते हो कि सर जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा वेलोसिटी भी उसमें ज्यादा होगी। तो इन तीनों में से देख लो कौन से मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, 400 वाला कौन सा है, C वाला। तो जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 400 है वो मीडियम C है, और जितना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। राइट डाउन द क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस टॉपिक पे किए। इससे रिलेटेड आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है क्योंकि आपके पास बुक है। ठीक है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करनी है और इससे आए हुए क्वेश्चंस करनी है। दिस इज अ स्मार्ट वे। ठीक है, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, बस हर कंसेप्ट के आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने हैं कि कहां से क्वेश्चंस बन सकता है। तो एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन जाते जाते लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, हाँ जी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर मुझे लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना हो और वापस उसी पाथ पर रिवर्स करना हो, तभी तो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट को अपने पाथ पर क्या करवाना, रिवर्स करवाना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में बच्चों 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे हमेशा, रिमेंबर, एक होगा रिफ्रैक्शन और एक होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से लाइट जो है वो रिवर्स हो जाती है। सपोज कीजिए कि ये है आपका इंटरफेस और इस इंटरफेस पर एक लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, और ये रेयरर मीडियम मान लो, ये डेंसर मान लो, ये नॉर्मल है। तो रेयरर से डेंसर नॉर्मल की तरफ मुड़ी, और जैसे ही ये रिफ्रैक्ट होके गई है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक इसके नीचे मैंने एक जो है एक प्लेन मिरर लगा दिया जिस पर ये लाइट नॉर्मली फॉल हो रही है।
ये नॉर्मली फॉल हो रही है, मिरर लगा दिया मैंने, ये मिरर है। और आपको मैंने केस करवाया था जब मिरर पर लाइट नॉर्मली फॉल होती है, उसी जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर लौट जाती है, याद रखना। तो ये एंगल कितना था आई, ये एंगल कितना है आर, ठीक है। इस मीडियम को बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। हम हमेशा जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं वो सेकंड का बताते हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, और इसको लिखते हैं n2 बाय n1। तो n2 कितना आएगा, या इसको सिंपल लिखो कि सर जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हो वो सेकंड का बताते हो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो साइन की टर्म्स में क्या होगा जाते वक्त, मतलब आपको निकालना है रेयरर से डेंसर वाला केस। कितना आएगा रेयरर से डेंसर, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना आएगा साइन आई बाई साइन आर। ये जाते वक्त का है, ऊपर से जाते वक्त का है। अब मिरर से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो अब की बार ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका मुंह अब इधर हो गया है, तो ये अब इस इंटरफेस के इंसिडेंट रे का काम करेगी, ये रिफ्रैक्टेड रे का। तो ये पहला केस था रेयरर से डेंसर का। डेंसर से रेयरर जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो अब की बार किसका बताएंगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले को नीचे और ये से, तो इसको लिखेंगे अब साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई, ठीक है। ये सेकंड। अब एक काम करो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या कंसेप्ट आता है। हाँ जी, आपने जब मल्टीप्लाई किया 1 and 2, 2 and 1, देखो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इंटू में साइन आर बाय साइन आई, तो ये सारे कट के कितना हो गया 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। अगर एयर से या वाटर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको ग्लास से वाटर का पूछे तो आपको रिवर्स कर देना है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट डाउन पांडे जी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यही खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रिज्म, और उससे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अपना तरीका एक ही, अपना फंडा एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, कुछ नई नई प्रॉब्लम्स करती चलो, और उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को जो है हमें सीखना है कैसे करना है, बस यही फंडा है। ऐसे करेंगे तो साइंस का कॉन्सेप्ट तैयार होगा और फ्यूचर के लिए तैयार होगा, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम हो साइंस के लिए तैयार होगा ये। तो कितना है आपके पास 1 and 2, 2 and 1 इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्टार मार्क कर लो। हाँ जी, एग्जाम्पल है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जितना भी दे रखा है मान के चलो, ठीक है। या हम इसमें हम ये कहें कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सर हमें दे रखा है लगभग 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एक बात बताओ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो 1/4/3। तो हमारे पास आंसर कितना आया 3/4 आया, ठीक है ना। इतना दे रखा है ही तो हमने निकाला, मतलब सिंपल सी मैंने एक वैल्यू उठाई है। अगर किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिलेशन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो आप दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, वट एवर, बस रेसिप्रोकल करना है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेडिकेशन से, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए निखिल सर की राम राम और जय हिंद।